गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे पहले 35 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग बीपीएससी का जो 27 तारीख को प्री का एग्जाम होगा उसी की तैयारी के मद्देनज़र पुराने साल के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है समानता 352 के द्वारा घोषणा की जा सकती है। और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 352 में क्या है? यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या था? उसमें आंतरिक अशांति था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह में प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी अब जो आपातकाल लगेगा वह देश के अंदर आंतरिक अशांति नहीं, सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लगेगा। वहीं 355 इसमें क्या है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, तो इसलिए भी लगा दिया जाएगा। 356 यह राज्यों से संबंधित है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति अपने ही अनुभव से दिमाग लगाएंगे, यानी यह उनको समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अनुच्छेद 360 है, यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आगे देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब की घटना है? तो यह 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ देखिए 1989 में 9वीं लोकसभा थी। उस समय क्या किया गया? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए कितना बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो 61वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है भाई? याद कर लीजिए, वर्तमान में 22 है। तो 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उससे पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन अब वर्तमान में 2003 के बाद 22 हो गई है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। सिंपल याद कीजिए कि ग्राम पंचायत में जो पंचायती राज सिस्टम है वह 3 स्तरीय है, तो इसका सुझाव किसने दिया था? तो इसका कोई आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति। तो 1952 में आरंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी और वर्ष 1953 में आरंभ राष्ट्रीय विकास योजना के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिस कब 1957 की बात है। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श है, यही एक सही नहीं होगा। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार होती है, एक मल्टी इलाका है, एक केंद्र है इसका। तो एक केंद्र स्तर पर इस तरह से पूरा में इसका नियंत्रण होगा, और दूसरी राज्य यानी जो सेक्टर है ये सब क्या मानेंगे हम? तो ये सब राज्य हैं, ये राज्य सरकारें हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक के समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना क्षेत्राधिकार
अधिकार क्षेत्र है, अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है। परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों में। जितना बड़ा देश है और उसमें केंद्रीय शासन है तो उसमें समय तो लगेगा ही। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलदेव राय मेहता समिति की बात है। आगे देखिए, और इसमें पंचायत क्या था? तो 3 स्तर पर कौन कौन? तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज की द्विस्तरीय, तो ये 1977 में आए थे। यहाँ देखिए, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। यानी कि इन्होंने पंचायत, जो ग्राम पंचायत है, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, यह क्या है? तो यह एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाती है। कौन कौन? तो यहाँ देखिए, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो प्रशासनिक प्राधिकारी है। और 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की जो सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो हम लोग वर्तमान वाला देख लेते हैं। यहाँ देखिए, वर्तमान में जो अनुसूचित जाति की जो सूची है, इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 1200 से अधिक है, जो 2007 में अपडेट हुआ था। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? इसको कहा जाता है दुनिया का एक पुलिसमैन है। तो कौन है पावरफुल 5? याद कर लीजिए, एक आपका यूएसए है, दूसरा यूके है, तीसरा आपका रूस है, चौथा चाइना है और एक फ्रांस है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और उनका काम, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। सामान्यतः जो भी वीटो का अधिकार है वो इन 5 के पास ही होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है, याद कर लीजिए, क्योंकि इसने अपना भारत से बोरिया विषय समेट लिया। क्यों? क्योंकि इस पर आरोप लगा कि यह अनियमितता कर रहा था भारत में। तो यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सिंपल, मानवाधिकार के संरक्षण से जुड़ा है। नाम है मानवाधिकार और पैसा, मानवाधिकार में ये पैसा गलत तरीके से लोग ले रहे थे। और इसके देख लेते हैं थोड़ा सा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा था। द फॉरगॉटन प्रिजनर्स, याद कर लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है और इसका मुख्यालय कहाँ? तो लंदन में है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, अभी तो सिन्हुआ भी कह सकते हैं हम लोग उसको, यानी कि सिन्हुआ। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? अभी याद कर लीजिएगा, कहीं येलो बुक, कहीं व्हाइट बुक, ऑरेंज बुक, इस तरह से रहता है। तो येलो बुक फ्रांस की सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो बंगलोर में विधि विश्वविद्यालय। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? यानी बीएसएफ की बात है। तो यह भारत चीन युद्ध के बाद भारत की करारी हार होती है, तो सरकार के द्वारा एक स्पेशल, और भारत पाक युद्ध भी हुआ था 1965 में, तो सरकार को महसूस हुआ एक ऐसा स्पेशल बल बनाते हैं जो केवल सीमा से ही संबंधित मुद्दों को देखे।
तो उसी समय बीएसएफ का गठन किया गया और 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख रक्षा मंत्री होते हैं और इस बीएसएफ का मुख्य कार्य है वर्तमान में पाकिस्तान से टच करने वाली बाउंड्री, और ये कौन है तो बांग्लादेश से टच करने वाली बाउंड्री पर क्या करना है तो उसकी निगरानी करना। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? जिस दिन लागू हुआ, यानी 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो याद कर लीजिए इसको। कितने सारे शब्द है जो प्रस्तावना है, ये आपको मुंजवानी याद होना चाहिए। कोई 2 बजे भी उठाए तो आप उसको बता दो कि भाई प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना में क्या है, यहाँ देखिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, यानी इसका जो मूल रूप यहाँ ऐसे है, देखिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये है। क्या क्या है शब्द जो संविधान में लिखा गया है मूल रूप से, वो है यहाँ पर, ये लोग दिमाग लगा देते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका हो गया सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य कैसा होगा तो लोकतंत्रात्मक, जो पंथ निरपेक्ष होगा और कैसा जो और समाजवादी प्रकृति का होगा और प्रभुत्व संपन्न होगा, सारा फैसला अपने से खुद कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 इतने सारे शब्द हैं, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो याद कीजिए फिर, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को क्या किया गया है तो घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे? तो हम भारत के लोग। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, अर्थात इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। याद कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर वोट होगा। अब वोट होगा तो क्या होगा जानते ही हैं। प्रजातंत्र का आशय क्या है? जो अब्राहम लिंकन महोदय थे, उन्होंने क्या कहा था? जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। तो भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। लिखा गया है कि भारत को हम लोग संघ बनाएंगे, लेकिन लगता है कैसा हो गया, ये एकात्मक है। सारे राज्य कैसे लगता है जैसे वे कटोरा लेकर और केंद्र से कुछ मांग रहे हैं। तो एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। वहीं प्रोफेसर वेयर, इन्होंने क्या कहा? इसे अर्ध संघीय संविधान अर्थात एक एकात्म संविधान है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। इन्होंने तो प्रोफेसर वेयर ने। वहीं जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है तो एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी
कानून से है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भाई ये भारत के बैंक में कितना भी पैसा जमा कर दो, आप भारत के नागरिक हो गए न हो गए। तो 1955 में द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। यहाँ देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त है। और इन न्यायालय या उपयुक्त न्यायालय अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। कौन कौन? परमादेश यानी हम आदेश देते हैं कि भाई उसको जल्दी बताओ कि कहाँ गया, सशरीर उपस्थित करो, परमादेश सरकार आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कोई गिरफ्तार है, कोई लापता है तो कोर्ट में उसको ऑर्डर करो। अधिकार परीक्षा मैंने पूछती है सरकार, कौन? कोर्ट, कि भाई आप किस अधिकार से काम कर रहे हो या केस क्या हुआ, या बहुत सारी बात है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध, इसमें क्या करेगी सरकार? रोक लगा देती है, जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है अपने अधीनस्थ न्यायालय में। और उत्प्रेषण में भी ये क्या है, इसमें रोक न लगाएगी। इसमें डायरेक्ट कहेगा कि भाई हम रोक देंगे, और इसमें कहेगा भाई तुम कर रहे हो वो लेके आओ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी ये भाग 3 की बात हो गया। भाग 3 12 से लेकर 35 तक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वहीं 14 से लेकर 18 तक क्या है? तो समानता है। तो यहाँ देखिए, अनुच्छेद 19 से 1 के क जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, पहले था लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो याद कर लीजिए, किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाएगा? तो पोस्टमार्टम। यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी जो आर्टिकल 32 को है, 32 में है, उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा यानी को वारंटों को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। बताओ, तुम सर्टिफिकेट दिखाओ, मोदी जी आप एमए पास हो तो बताओ कि आप किस कॉलेज से पास किए हो। इसके लिए अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। क्यों में? उत्प्रेषण में। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। तो विकल्प ई सही होगा, लेकिन बीपीएससी ने क्या माना था? तो उन्होंने डी माना था। तो देख लेते हैं डी क्या है। ये तो अधिकार परीक्षा को माना था। आगे बढ़ते हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी डीपीएसपी में है। तो डीपीएसपी क्या है? कि सरकार के पास पैसा होगा तो हम अपने नागरिकों के लिए खिलौना खरीद देंगे, यानी अभी नहीं देंगे। 69 में आइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए
है और उपरोक्त राज्यों के लिए है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इसके लिए कोर्ट में न जा सकते हो, जबकि मौलिक अधिकार के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका उत्तर सही कौन होगा? तो सी होगा। और फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में है, वही नीति निर्देशक तत्व तो यानी डीपीएसपी भाग 4 में है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है और यह 36 से लेकर 51 तक है। फंडामेंटल राइट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप कोर्ट में न जा सकते हो। नीति निर्देशक सिद्धांत यह सरकार पर निर्भर है कि वो उसको होगा तो देगा, ना तो न देगा, लेकिन फंडामेंटल राइट सरकार के खिलाफ है, यानी जनता को चाहिए तो चाहिए। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सवर्ण सिंह की रिपोर्ट पर 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके रूस से कट कॉपी पेस्ट करके इसको लाया था और भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 के क में इसको शामिल कर दिया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन 86 यहाँ देखिए 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यहाँ देखिए, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना यही है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये तो डीपीएसपी में आ जाएगा। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, तो यह 2 जगह है, एक इसका फंडामेंटल राइट भी है और यह नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है। और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो यह तो आपके लिए फंडामेंटल राइट है। राष्ट्रपति के बारे में, संसद का हिस्सा नहीं होता, गलत बात है। संसद का हिस्सा है, हाँ है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। संसद में वोट दे सकता है, नहीं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, याद कर लीजिए। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। किसको? तो कैबिनेट सरकार को। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे होगा? एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ऐसा क्यों? इन्होंने पूरा नहीं लिखा था, देखिए यहाँ पर। अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक, यहाँ देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। यानी पूरा यहाँ से ही इतना है। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। बी और सी दोनों सही होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाएगा कहाँ? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में। और ये कहाँ लिखा है? तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा। उसके खिलाफ आप कहाँ जाओगे? लंदन जाओगे क्या? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा, और कैसे? तो महाभियोग लगाकर। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 में क्या होगा? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा? कौन है कार्यपालिका अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन? तो राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। और 80 में क्या है? भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 300
1952 में लिखा हुआ है। पहले था कि देश में अगर अशांति है तब, लेकिन अब कर दिया गया हथियार बंद विद्रोह, अर्थात सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर, तो राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाएगा। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 356 के अधीन। भारतीय संविधान में यह देखिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये कौन करेंगे, तो राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्य रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का सही है। किसी देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करेगा, यह भी सही है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, जो आर्टिकल नंबर 164(1) के अनुसार है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, राष्ट्रपति यहाँ देखिए, क्षमादान करे, सही बात है। आपातकालीन की घोषणा करे, हो करेगा। अध्यादेश जारी करे, करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए तो संसद हटाएगा इसको, क्या तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो आर्टिकल नंबर 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्था के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो उसको हटा सकते हैं। ऐसा नहीं, और वो भी हटाने का आदेश देंगे। और कैसा बहुमत, तो उपस्थित होगा, और उपस्थित तथा कुल का 2/3। ऐसा नहीं है कि जो उपस्थित है उसका 2/3, नहीं, जो कुल संख्या है उसका 2/3। तब जाकर क्या होगा, तो मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश हैं वे हटाए जा सकते हैं। और तब कौन हटाएंगे, तो राष्ट्रपति, और उसी सत्र में। ऐसा ना हो कि संसद पास कर दे मानसून सत्र में और उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो शीतकालीन सत्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे, तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन सा कथन असत्य है, तो बाकी सत्य होगा। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये तो 100% है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता नहीं, इसका भी चुनाव तो संसद के द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होंगे। तो अभी कौन है बताइएगा, यहाँ लिखा देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो यह केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। और यह आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कहाँ, तो आर्टिकल 74(1) में लिखा है। और हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह राष्ट्रपति को दे। यह आर्टिकल नंबर 78 के हिसाब से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। तो अनुच्छेद 75(2) के हिसाब से संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, सामूहिक रूप से, और अकेली तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो ऊपर ही देखेंगे हम लोग किसके प्रति, तो सामूहिक रूप से लोकसभा, और मंत्रिपरिषद की बात है तो लोकसभा। और इसमें काटकुट हो गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका
डस का अधीन रखकर कार्य करती है, तो यह विधायिका के अधीन है, ये पूरा विधायिका है। यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें मान लेते हैं लोकसभा है, यह राज्यसभा है, इसमें 252 मेंबर है और इसमें कितना है तो 552 मेंबर है। लेकिन इसमें से बहुमत वाले दल के पास 270 प्लस 60 सीटें हैं और इस 270 में तो अभी वर्तमान में 76 या 77 ही मंत्री है, तो यही ना क्या है, तो यही कार्यपालिका है यानी सरकार है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था, इसको ई कर दिया गया, ऐसा क्यों, यहाँ देखिए। प्रायः हम लोग जानते हैं कि शासन प्रणाली की सामान्यतः दो व्यवस्था, एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। संसदीय यानी कि जैसे कि भारत, ब्रिटेन, यानी कि यहाँ पर संसद ही सब कुछ है, जो राष्ट्रपति या जो मुख्य है देश का या राजा रानी वह नाम मात्र के होंगे। दूसरा अध्यक्षीय जैसे कि यूएस, इसमें राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, संसद उनके सामने में कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका पूरा हो गया, विधायिका, इसी में से कार्यपालिका का गठन किया जाएगा। और याद कीजिए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो वह लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, कहाँ, तो आर्टिकल नंबर 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संशोधित करे, यानी यह 40वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सुधार कर दिया गया था। भारत से सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, बताइए। सरकार की तो अटॉर्नी जनरल, और इनका वर्णन संविधान में कहाँ है। संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। अभी कौन है, कमेंट कीजिएगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो केंद्र में महान्यायवादी, तो राज्य में एडवोकेट जनरल, इनका नाम है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 165 में लिखा हुआ है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, 1956 में हुआ था। और पहला राज्य कौन बना था, तो 1953 में आंध्र प्रदेश। लोकसभा का नेता कौन है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। यह आर्टिकल नंबर 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया जाता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु है लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष। और यह अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसको कुल मत, मान लेते हैं उसका कुल मत कितना है, तो मान लीजिए 600, लेकिन उसका 1/6 यानी इसका छठा भाग, यानी अगर 100 वोट से कम आया तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा, 1/6 वोट।
और कहाँ लिखा है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के अनुसार लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण कब तक रहेगा तो 2026 तक। और यह भी 84वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा क्या किया गया तो अनुच्छेद 81(3) के परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर 2026 तक यथावत कर दिया गया है, जो कि जनगणना 1971 के आधार पर है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इसमें से कौन किस में है तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ देखिए, यह संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से भाग 6 में राज्य है 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी, यानी अधिकतम 500 और मिनिमम 60 हो सकता है। कुछ राज्य अपवाद में भी हैं लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा कहाँ तो केंद्रीय विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का, जिसमें 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम जिसमें 32 संख्या है। और सबसे बड़ी विधानसभा तो उत्तर प्रदेश की है 403, और विकल्प में जो अरुणाचल प्रदेश था उसमें 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60, जबकि हिमाचल प्रदेश में 68 है, अतः यह सर्वाधिक है। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है तो भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास है। और ये कहाँ लिखा है तो आर्टिकल नंबर 331 के अनुसार लोकसभा के अंगल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों यानी ये बात हो रही है आपकी एससी की, किसकी तो एससी की बात हो रही है, तो यह 330 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के एक क्लॉज क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं 330 के एक ख में असम के स्वास्थ्य साथी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम यानी ख ग ये सब असम से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त 331 में लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का और 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का तथा अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री अगर सिफारिश कर दे तो। और यह आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं तो कम से कम 2 वर्ष में 2 सत्र। और अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो सबसे अधिक प्रतिनिधि कौन भेजता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश। और कितना तो यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 प्रतिनिधि, वहीं बिहार से 40, मध्य प्रदेश से 29 और पश्चिम बंगाल से 42 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं तो दूसरा नंबर, 1 नंबर तो उत्तर प्रदेश है, तो दूसरा कौन है तो दूसरा और तीसरा तो पहले बिहार था लेकिन अब तो बिहार नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो 3 राज्यों का गठन कर लिया गया। तो उसके बाद यहाँ देखिए, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 48, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और बिहार में सीटों की संख्या 40 है। तो दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था
तो यह 1952 की बात है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात, सिंपल, उनकी जितना जनसंख्या है उस आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थायी सदस्य है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि बी और सी सही होगा, लेकिन इसका सही केवल बी ही है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्यसभा को भंग कर दे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह आर्टिकल नंबर 89 व अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष लोकसभा में अभी कौन है? तो हरिवंश, डॉक्टर हरिवंश। सॉरी, वो राज्यसभा का हो गया, लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा वाला कमेंट कीजिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, तो 6 माह का। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।